अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं यहाँ भ्रष्टाचार नहीं करती। कई आरोप लगाए गए आपके ऊपर। सविता खत्री, उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना फैलाया, इसलिए बीजेपी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो नेता मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनसे सीधे सीधे पूछना चाहूंगी कि आप भ्रष्टाचार का पार्टी का पत्र लेके आओ कि मुझे भ्रष्टाचार के तौर पर लिखा गया है। मेरा सर होगा, उनका जूता होगा। ये जो लोग होते हैं भ्रष्टाचारी कहने वाले, जो खुद भ्रष्टाचारी हैं और जो खुद भूमाफिया रहे हैं, वो औरों को भ्रष्टाचारी कहते रहेंगे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आपने बीजेपी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? तो मान सम्मान पे बात थी, इसलिए छोड़नी पड़ी। चुनाव से बिल्कुल एक हफ्ता पहले अमित शाह जी ने ही कह दिया था कि सविता खत्री नरेला वार्ड से बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। विकास की मेरे क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। जो दोबारा चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रही हूँ वो अपने किए हुए कार्यों के। नमस्कार, मैं सनी तुसीर। लगातार दिल्ली समाचार की टीम आपको अलग अलग आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टी के नेताओं से मिला रही है जो लगातार टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंच चुके हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दरअसल हम हैं नरेला के वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 1 की निगम पार्षदा सविता नरेश खत्री से आज हम सीधी खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव, एमसीडी के जो आगामी चुनाव हैं उनमें उनके क्या एजेंडे रहेंगे, कि अब की बार दोबारा से फिर वे हुंकार भरेगी और दोबारा फिर जो है वो टिकट के लिए दावेदारी ठोकेगी, और दावेदारी ठोकेगी तो किस पार्टी से दावेदारी ठोकेगी। ये सभी सवाल आज हम सविता खत्री से पूछेंगे और साथ में वे भी सवाल पूछेंगे, कुछ कड़वे सवाल भी पूछेंगे और कुछ नरेला में जो जो कार्य किए गए हैं और जो कार्य रुके हुए हैं उन सभी के बारे में पूछेंगे जो अब सभी दर्शक देखना चाहते हैं। सविता जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी महाशय बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है मौसम की, वैसे वैसे चुनाव की भी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और उसमें विशेषकर आपके जो दिल्ली समाचार है चैनल विशेष भूमिका निभा रहा है। सविता जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, क्या अब फिर दोबारा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है? और चुनाव की तैयारियां शुरू हुई है तो किस पार्टी की तरफ से आप दावेदारी करोगे? मेरा सवाल जनता से और आपसे यही है कि मैं चुनाव की दावेदारी क्यों ना ठोकूं, किस बेस पे मैं चुनाव लड़ने की बात क्यों ना करूं। मैं चुनाव बिल्कुल दावेदारी ठोकूंगी और चुनाव लड़ूंगी वार्ड नंबर 1 से और अब की बार लड़ूंगी आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से। क्यों आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी? आखिरकार और भी ऐसे कई नेता है, और भी कई नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन आपको आम आदमी पार्टी क्यों टिकट दे? आप में ऐसी क्या खासियत है? हाँ कि नरेला की जनता ने आपको निगम पार्षद की कुर्सी पर बिठाया है और भरोसा जताया था, लेकिन उस समय आप बीजेपी में थे और अब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। क्या लगता है इससे कुछ वोट कटेगी नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो लोगों के मन में धारणा है कि जर्नल सीट हो गई, जर्नल का मतलब है कि खुला मैदान, सामान्य सीट, कोई भी आए और वो अपनी दावेदारी ठोके। इस बेस पे मैं अपनी दावेदारी चुनाव लड़ूंगी। और मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल सच है कि हमने जब पहला चुनाव हुआ था तो हमने बीजेपी से नामांकन भरा था और बीजेपी पार्टी ने हमें सिंबल दिया था। लेकिन साथ के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि चुनाव से बिल्कुल एक हफ्ता पहले अमित शाह जी ने ही कह दिया था कि सविता खत्री नरेला वार्ड से बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है और हम उस सीट को छोड़ रहे हैं और वहाँ पे कोई कैंडिडेट चुनाव ही नहीं लड़ रहा। तो मैं तो उस टाइम भी चुनाव निर्दलीय लड़ी थी, नरेला की जनता के सहयोग से लड़ी थी और अब जो मैं दोबारा चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रही हूँ वो अपने किए हुए कार्यों के आधार पर ठोक रही हूँ। देखिए, नरेला वार्ड नंबर 1 की जनता बार बार एक ही सवाल पूछने की फिराक में रहती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आपने बीजेपी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? उसका जवाब मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे तो चुनाव से एक हफ्ते ही पहले बीजेपी ने और खुद अमित शाह जी ने ट्वीट करके कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ ही नहीं रहा वार्ड नंबर 1 से। हम 272 सीट पर नहीं 271 सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी और मैं तो अपनी पूरी नरेला की क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि हमने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में विशेषकर जनता का चुनाव था, वो मेरा चुनाव नहीं था, वो चुनाव मेरे ब्याह पे नरेला की जनता ने लड़ा था। तो फिर आपने छोड़ी क्यों पार्टी? चलिए, उस समय तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, सिंबल मिल गया बाद में, आप जीत भी गए, सियासन पर भी बैठ गए, लेकिन फिर पार्टी क्यों छोड़ी ये तो बताइए ना। इसका कारण पूछना चाहती है नरेला की जनता। नरेला की जनता को मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, जब बात आती है मान और सम्मान की तो मान सम्मान से समझौता नहीं होगा।
मेरी क्षेत्र की भी जनता चाहेगी कि हमारे क्षेत्र का जो भी नेता है वो सर उठा के चले, ना कि सर झुका के। तो मान सम्मान पे बात ही इसलिए छोड़नी पड़ी। अच्छा चलिए ठीक है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपने नरेला की जनता को ज़्यादा सौगातें दी है, नरेला की जनता के लिए काफ़ी काम करे, या बीजेपी पार्टी में जब आप थे मौजूद थे उस समय आपने ज़्यादा काम किए थे? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक कोई नेता चुन के आता है, चुनने के बाद वो किसी एक विशेष दल का नहीं होता, वो नरेला की जनता का हो गया। तो उस समय भी हमने भी कभी भी काम को लेकर किसी राजनीतिक दल से कभी कोई मतभेद नहीं रखा। हमारे विधायक माननीय शरद चौहान जी उस समय भी थे जब मैं बीजेपी में थी, उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके आप जो जिस क्षेत्र में आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इस पार्क का विशेषकर काम शरद चौहान जी द्वारा कराया गया और हमारे पार्ष वो MP हंसराज हंस जी द्वारा भी कराया गया है, क्योंकि क्षेत्र को चाहिए सिर्फ विकास। और विकास के लिए मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी सिर्फ पद पे बैठने की जरूरत है और किसी राजनीतिक दल से समझौता करने की नहीं। वो तो हम दोनों का, विधायक का और हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा था। आपसे ये गौतम कॉलोनी में आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है। गौतम कॉलोनी में मैं बताना चाहूँगी नई सड़कें बनी हैं, सीवर के कनेक्शन हुए हैं, पाइपलाइन बची हैं और लाइटें लगी हैं। तो सब विधायक के माध्यम से हुआ है। तो हमें तो अपने क्षेत्र का विकास करना है और विकास के कार्य आधार पर ही मैं दोबारा से एक बार फिर जनता के बीच में जाऊंगी। चलिए, सबसे अहम क्वेश्चन मेरा ये है जिसमें आम आदमी पार्टी अब हाल फिलहाल में चुनाव लड़ेगी, वो है भ्रष्टाचार का। नरेला में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के निगम पार्षद थे नरेला, आस पास के ज़्यादातर पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी MCD में। भ्रष्टाचार के बताया जा रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार की कि चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। क्या लगता है कि नरेला क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार हुआ? क्योंकि आपने 4.5 साल बीजेपी की तरफ से आप कैंडिडेट रही, बीजेपी की तरफ से आप निगम पार्षद रही, क्या लगता है उस समय भी भ्रष्टाचार हो रहा था? नहीं, भ्रष्टाचार पर मैं बात करना चाहूंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर विशेष भ्रष्टाचार का आरोप है तो कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं होता। भ्रष्टाचारी होती है एक निगम की संस्था, क्योंकि पूरा जो निगम है आपको पता है 15 साल से बीजेपी शासित था और 5 आदमी निगम को मेन चलाते हैं, जिसमें मेयर, नेता सदन, स्टैंडिंग कमेटी और उप डिप्टी मेयर। उन 5 लोगों की सरकार की योजनाएं आती हैं और वो योजनाओं के कारण निगम को फंड मिलता है और उसी निगम से हम चलाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 5 साल में बहुत से तो ऐसे पार्षद हैं जो अपने वार्ड में एक सीवर का ढक्कन भी नहीं बदलवा पाए। भ्रष्टाचार की जो बात अब जाते जाते मुझे भी दिख रही है, क्योंकि अब उन्होंने नॉवेल्टी सिनेमा बेचा है, कुछ पार्किंगें सस्ती बेची हैं, पार्किंगें अलॉट करा दी हैं, वो अपने NGO के माध्यम से दे रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो, और सबसे बड़ा क्या जो लगता है बीजेपी सरकार ने खुलेआम भ्रष्टाचार करा, ये आरोप लगा रहे हो आप? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं आपको सीधा इस बात का जवाब दे रही हूँ। आपने बोला कि मान सम्मान के लिए मैंने पार्टी छोड़ी, कि मेरे मान सम्मान के ऊपर बात थी। क्या लगता है उस समय भी बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं था? बिल्कुल, केजरीवाल सरकार शुरू से ही आरोप लगा रही है। देखो, जब हम एक पार्टी से, हमारे यहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में मेरे साथ 4 कैंडिडेट थे। जनता ने डिसाइड किया कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर है और ये हमारे लिए क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। ऐसे ही जब कोई निगम की किसी समिति का चुनाव होता है तो उसमें भी कैंडिडेट देखा जाता है कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लिए और हमारी इस समिति के लिए अच्छा काम किएगा। तो जो कैंडिडेट उन्होंने मेरे सामने उतारा वो मेरे सामने कहीं टिक भी नहीं रहा था। तो इसमें अपने आप ही भ्रष्टाचार दिखता है। एक कड़वा सवाल जरूर है मेरा, वो मैं जरूर करना चाहूँगा। मेरे नहीं है बल्कि ये नरेला की जनता के है और मैं चाहता हूँ नरेला की जनता को उन सभी सवालों का जवाब मिले, उनकी निगम पार्षदा से मिले, ताकि वे दोबारा फिर अपनी निगम पार्षदा पर भरोसा जता पाए। तो ये सभी जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये नरेला की जनता के सवाल है, वार्ड नंबर 1 की जनता के सवाल है। बताया जा रहा है कि कई आरोप लगाए गए आपके ऊपर, कई बीजेपी के नेताओं ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि सविता खत्री जो कि हाल फिलहाल की निगम पार्षदा है बीजेपी की पार्टी की तरफ से, उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना फैलाया इसलिए बीजेपी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये आरोप जो है वो बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। आप जो भी ये नेता आरोप लगा रहा है आप उसको बोलो, जब भी कोई पार्टी भ्रष्टाचार आरोप लगाती है तो वो एक लेटर देती है। जो भी नेता लगा रहा है उसको बोलो ना, लेटर लेके आए सामने, लेके तो आए, दिखाए तो सही। पार्टी का उल्लंघन भाई भ्रष्टाचार के रूप में निकाला, एक बार बताए तो सही मुझे निकाला कब है। मैंने पार्टी को खुद अपने आप छोड़ा है। मैं पहले वोट दे के आई हूँ, उसके बाद पार्टी का कमिटमेंट आया है। मेरे वोट देने के पहले नहीं आया। पार्टी तो मुझे तब निकालती ना। मैं खुद कह रही हूँ, मैंने मीडिया के माध्यम से भी सरेआम माना है, हाँ भाई मेरा वोट था, मेरा जहाँ अधिकार हुआ मैंने वहाँ दिया। अच्छा,
तो भ्रष्टाचार की तरफ से नहीं निकाला गया। आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो नेता मुझ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनसे सीधे सीधे पूछना चाहूंगी कि आप भ्रष्टाचार का पार्टी का पत्र लेके आओ कि मुझे भ्रष्टाचार के तौर पर लिखा गया है। उनका मेरा सर होगा, उनका जूता होगा। देखिए ये बड़ी बात है, खुद कबूला जा रहा है कि हाँ हमने अभी जो चेयरमैन के चुनाव हुए थे उसमें आपने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को आपने अपनी वोट दी, जो कीमती वोट होती है, उसी के तौर पर आपको जो है वो बताया गया, आपने खुद पार्टी छोड़ी, ये आपने कहा है। बिल्कुल, बीजेपी ने आपको बाहर नहीं निकाला। हालांकि पूरा नरेला में जो भी बीजेपी के नेता, उनका कहना तो यही है कि नहीं, भ्रष्टाचार ज्यादा हो चुका था, इसलिए हमने उनको, सविता जी को, अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले मैं उन नेताओं को जवाब देना चाहूंगी आपके चैनल से ही के माध्यम से कि जिस जगह पर आज आप इंटरव्यू ले रहे हो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका था। अगर मैं इसमें अपनी क्षेत्र की जनता का विश्वास जताते हुए इसमें पंगा ना लेती तो ये भूमाफियाओं के अधीन था। आप लोग खुद भी जानते हो कि मैंने इसमें कम से कम 5 बार डेमोलेशन भी कराया। और अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता था, ये इस जगह का किसी को पता था कि ग्राम सभा की ज़मीन है? किसी को पता था क्या? उन गरीब आदमियों ने, बेचारों ने, जिन्होंने प्लॉट ले लिए और नींव भर दी थी, उनको तो नहीं पता था ना। आप लोगों को पता था। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता था कि गौतम कॉलोनी में मेन जगह ग्राम सभा की है? अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं यहाँ भ्रष्टाचार नहीं करती। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि नहीं, सविता खत्री जी जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त थी, इसलिए हमने उनको पार्टी से बाहर निकाला। तो ये जनता का भरोसा कैसे जीतोगे? क्योंकि पूरे नरेला में जनता को भी ये बार बार यही बातें बोली जा रही है। हमें पता है, काफ़ी हमने जनता से बात किया वार्ड नंबर 1 से, तो उनका भरोसा आप दोबारा कैसे जीतो? आपको चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी आप पर भरोसा जताकर आपको टिकट दे भी देती है, उसके बाद आप नरेला की जनता का भरोसा कैसे जीतोगे दोबारा? मैं नरेला की जनता से ही आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहूँगी कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ग्राम सभा की ज़मीन थी, ये किसी को नहीं पता। राजीव कॉलोनी में मैंने 13 बीघे जगह छुड़वाई है, वो किसी को नहीं पता था, वो नगर निगम की जगह है। और आने वाले समय में 3-4 दिन में मैं एक और बड़ी भूमाफिया से ज़मीन छुड़वा के नगर निगम को दिना लेना जाना चाह रही हूँ। और मुझे अपनी क्षेत्र की जनता पर विश्वास है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं भ्रष्टाचारी कहने वाले, जो खुद भ्रष्टाचारी हैं और जो खुद भूमाफिया रहे हैं, वो औरों को भ्रष्टाचारी कहते रहेंगे। लेकिन मेरे नरेला की क्षेत्र की जनता बहुत ही समझदार है और वो आने वाले समय में अपने आप निर्णय ले लेगी। अच्छा, आपने जो वोट दी थी केजरीवाल सरकार के कैंडिडेट को वोट दी थी, जो चेयरमैन बने थे नरेला के, तो आपने वो वोट क्यों दी थी? आप केजरीवाल सरकार के कामों से प्रशंसा थे, बीजेपी के कामों से प्रशंसा नहीं थे, क्यों वोट दी थी आपने? उसका कारण बताइए। मैंने बता तो दिया भैया, जब आत्मसम्मान पर बात आएगी, आत्मसम्मान की और ठेस की बात आएगी, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति अपनी नज़रों में होता है। अगर मैं अपनी नज़र से ही गिरकर काम करूंगी तो मैं किसी जनता के सामने नज़र से नज़र नहीं मिला सकती। चलिए ठीक है, ये सबकी बात की बात है। अगर अब आपको आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो अब आपकी क्या नए कार्य रहेगा? देखिए मुद्दे वही है, साफ सफाई, रोड, नाले, नालियाँ, स्ट्रीट लाइटें, सड़कें, मुद्दे तो वही है। लेकिन क्या आपकी बार आप एक नई सोच से काम कर पाएंगे? बिल्कुल आपकी बात वही है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सफाई वो जन जागरूकता अभियान है। जब तक उसमें हमें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, चाहे हम पूरा शासन उतार दें, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। तो इसमें मैं अपनी क्षेत्र की जनता से भी सहयोग चाहूँगी कि अपने आसपास सफाई रखें, कूड़े की जगह पर डालें, डलाओ घर में डाल के। कई बार ये होता है कि फंड नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आती। सबसे बड़ी दुखद की बात है कि नरेला की हर दिन एक गली बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी वही है। 2005 के बाद कोई नई भर्ती निकली ही नहीं है। क्षेत्र बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या बल्कि सीमित हो गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमने अपने कार्यकाल में काम बहुत कराया है। आप नरेला का एक भी क्षेत्र उठा के देख लो जहां विकास का कार्य ना हो, विकास का कार्य। लेकिन एक मेरा बहुत ही सपना था कि नरेला में जाम रहता है, और जाम के लिए एक सवाल और पूछूंगा आपसे। ठीक है जी। आपने विकास कार्य की बात करी है तो ये सवाल बनता भी है, क्योंकि मैं बार बार वहां पर जाता हूँ। आपके घर से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पे, आपके घर के पीछे ये गौतम कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम है कुछ पुनर्वास कॉलोनी। पुनर्वास कॉलोनी के लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से निगम पार्षदा का घर सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी निगम पार्षदा हमारी पुनर्वास कॉलोनी में कार्य क्यों नहीं करवा रही? आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि निगम के हाथ में जो काम था, सबसे पहले LED लाइट
पुनर्वास कॉलोनी की बदली गई हैं। मेरे फंड के माध्यम से पार्क में 3 हाई मार्क्स लाइट मैंने लगाई है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब भी हम काम करते हैं तो वो 3 एजेंसियां साथ में होती हैं। वो जो गौतम कॉलोनी है उसमें डीडीए का अधिनिकृत है, क्योंकि उसको डीडीए ने बसाया था। उसमें सबसे बड़ी काम ना करने की समस्या पूर्णवास कॉलोनी, रीसेटलमेंट कॉलोनी, यानी कि डीडीए ने उसको बसाया है। अब उसके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे विधायक ने 1.25 करोड़ का फंड उसको डुसिब वाले को दे दिया था कि आप इसमें निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और लेकिन जब तक वो कॉलोनी डीडीए के पास है और डीडीए जब तक फ्लड डिपार्टमेंट को एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, जब तक उसमें काम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को बताना चाहूँगी, आज उसका मेरे ख्याल में वर्क टेंडर ऑर्डर हो जाएगा और आने वाले बहुत ही जल्द समय में वहाँ भी विकास के कार्य शुरू किए जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, क्योंकि उस पुनर्वास कॉलोनी के लोग जो है वो बार बार हमारे चैनल को भी फ़ोन करते हैं, हमें भी फ़ोन करते हैं कि आप देखिए हमारी कॉलोनी में आइए, आज भी वहाँ की सड़कें जो है वो कच्ची पड़ी नहीं, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से नहीं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि सड़कें कच्ची नहीं है, टूटी जरूर हुई है, क्योंकि वहाँ सीवर लाइन का काम हुआ था, जल बोर्ड की लाइन बिछी थी, टूटी कच्ची नहीं है, क्योंकि जब डीडीए ने बसाई थी उसके बाद उसको एक बार पक्का किया था। लेकिन क्या है कि नेताओं के भी हाथ बंधे होते हैं। अगर फुल प्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक एक डिपार्टमेंट हो, बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे खुद भी लगता है कि पीडब्ल्यूडी के रोड हम नहीं काम करा सकते, डीडीए के पॉकेटों के काम हम नहीं करा सकते। कॉलोनी के लिए आप चुनाव से पहले कुछ कर सकते हो या चुनाव के बाद ही करो? मैं आपके चैनल के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को बताना चाहूंगी कि चुनाव के माध्यम से वहाँ विकास कार्य बिल्कुल शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप भी, मैं जय से बात करके ही आई हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे को बताया कि मैडम आज वर्क ऑर्डर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है, आप जनता को एक बार ये बता दीजिए, अगर जनता अब फिर आपको चुन कर आपको निगम पार्षदा की सीट पर बिठाते हैं तो वे 5 कार्य आपके क्या रहेंगे जो अब तक आधे अधूरे हैं और वो अब तक हो नहीं पाए? सबसे पहले अगर मेरे क्षेत्र की जनता और मेरा संगठन और पार्टी अगर मेरे पर विश्वास जताती है और मुझे चुनाव का टिकट देती है तो मैं सबसे पहले 5 कार्य में से लूँगी। एक कार्य, नरेला में एक अच्छी सी स्मार्ट मंडी बनाई जाए, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, क्योंकि हमारा लोकल एरिया है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ सब्जी मंडी में अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य होगा कि जो हमने जगह आप छुड़वाने वाले हैं उसमें एक अच्छी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि नरेला 20-30 गांव का बाजार लगता है और गाड़ी की पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि नरेला में जो नगर निगम के माध्यम से जो कार्य हों वो अच्छे हों, विकास के रूप में हो, अस्पताल अच्छे हों, दवाइयाँ टाइम पर मिले सीनियर सिटीजन को, रिटायरमेंट लोगों को। 5 कार्य तो मुझे लगता नहीं, मुझे मेरे 3 यही फोकस कार्य हैं और विकास की मेरे क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। सफाई के का भी जो मैंने आपको बताया कि जन सहभागिता, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम किसी देश को और किसी राज्य को स्वस्थ नहीं, सफाई गंदगी मुक्त कर ही नहीं सकते। चलिए ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलती है, कोई कारणवश आपको टिकट नहीं मिल पाती है, तो क्या लगता है आप आम आदमी पार्टी का तब भी साथ दोगे या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दूं, मैं बिल्कुल निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगी। और जो संगठन करे, संगठन सौप्रिय, हमें तो शुरू से यही सिखाया जाता है कि संगठन सौप्रिय, जो होगा अच्छा होगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा विश्वास, आज हम खुले आसमान के नीचे इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे अपने ऊपर वाले पे खुद से ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि हमारे यहाँ देहात में एक कहावत हो, नर चाय हो ना हो, हर चाय जरूर होनी चाहिए। तो जो हर चाहेगा वो अच्छा ही होगा। चलिए ठीक है, तो आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जो है, खास बातचीत में जो है वो नरेला की निगम पार्षदा सविता नरेश खत्री थी और आज हमने उनसे बात की, वार्तालाप की और नरेला के कुछ सवाल, जो कुछ कड़वे सवाल थे तो कुछ मीठे सवाल थे, वे सभी सवाल जो है वो नरेला की जनता के सामने रखे और नरेला की जनता को सविता जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से उन सवालों का जवाब भी दिया। आगे इसी तरीके से दिल्ली समाचार की मुहिम चलती रहेगी, दावेदारी इसी तरीके से जो भी नेता ठोकेगा, किस पार्टी से ठोक रहा है वो हम आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।